बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से श्वसन की क्रियाविधि होती है, यानी सांस अंदर लेना अंतःश्वसन और सांस का बाहर निकलना निश्वसन कहलाता है। और इस क्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो डायाफ्राम है वो जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी अंतःश्वसन की क्रिया होती है तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो उस कंडीशन में वो वापस अपने गुंबद क्षेत्र में लौट आता है। इसके साथ ही हमने पढ़े थे कि इसका जो हमारे फेफड़ों का है वो आयतन किस तरह से गैसीय आयतन जो है उसमें होता है। तो आज हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में, गैसों के विनिमय के बारे में पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है अध्याय 17 जिसका नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। और साथ ही हमने जो पिछली बार आपको 2 प्रश्न दिए थे उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे। प्रश्न थे हमारे फेफड़ों की जैवधारिता क्या होती है। तो बलपूर्वक निश्वसन के बाद, है ना, निश्वसन के जब बाद यानी सांस जब हम छोड़ते हैं उसके बाद वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, हमारे फेफड़ों की जैवधारिता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था श्वसन क्रिया में कौन सी 2 पेशियां सहायक होती हैं। तो अंतरापर्शुक पेशियां और बाह्य अंतरापर्शुक पेशियां जो है ये 2 पेशियां होती हैं जो कि हमारे श्वसन क्रिया के अंदर सहायक होती हैं। और आज हम शुरू करेंगे अपना गैसों के विनिमय का चैप्टर। तो जब हम गैसों की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि हमने बताया था कि जो फेफड़े होते हैं, श्वसन किस तरह से होता है, सांस जो है नासा छिद्र से नासा गुहा में होती है, नासा गुहा से ग्रसनी में, कंठ में, और उसके बाद हमारी जो श्वास नली है उससे जाकर के आगे श्वसनिका जो 2 पार्ट में बढ़ जाती है ना, एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में, इस तरह से ये चली जाती है। और वो फिर श्वसनिका क्या करती है, आगे श्वसनिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस में फैल जाती है, और उन ब्रांचेस के जो सिरे हैं वो फूल जाते हैं और उनको क्या कहा जाता है, कूपिकाएं कहा जाता है, या वायु कोश जिनको कहते हैं। उन्हीं वायु कोश में, जैसे ये देखिए, ये एक वायु कोश का चित्र है। तो अब आप यहाँ देखो कि यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान यहाँ पर होता है ना, इस वायु कोश में। इसको अच्छी तरह से मैं इधर आ जाती हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा, ये देखिए, है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ये तो हमारी क्या है, रक्तवाहिका है, और ये हमारी वायु कुपिका है पूरी की पूरी। तो अब इसके अंदर वायु और रुधिर के मध्य कुपिका में श्वसन झिल्ली जो होती है, ये हमारी श्वसन झिल्ली है, इसमें विसरण के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। और ऑक्सीजन का विसरण कुपिका में रुधिर में, ये यहाँ पर ये देखिए ऑक्सीजन आ रही है रुधिर के अंदर, है ना, ये हमारी क्या है, ब्लड कैपिलरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, और CO2 जो है वो विपरीत दिशा में जाती है। अब विसरण की दर जो होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गैसों द्वारा उत्पन्न दाब उसका आंशिक दाब कहलाता है। जो गैसों द्वारा दाब उत्पन्न होता है उसको हम उसका आंशिक दाब कहते हैं। और किसी गैस का आंशिक दाब वायु में उपस्थित उसकी प्रतिशतता के समानुपाती होता है। कुपिकाओं की कोशिकाओं में आने वाला रक्त अनऑक्सीकृत होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये उत्तकों से आता है, मतलब उस टाइम तो उसमें ऑक्सीजन मिली हुई नहीं होती, इसीलिए वो अनऑक्सीकृत कहलाता है। अब ये कहाँ से आता है, उत्तकों से आता है। अब ये उत्तकों से आने के बाद ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो है आपका 40 mmHg। Hg यहाँ पर क्या होती है, पारे की मिलीमीटर की एक ये इकाई बनाई हुई है, तो इसीलिए इसको mmHg लिखा जाता है। अब इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका प्रेशर का मान 45, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर का मान कितना है, 45 mm है। ऑक्सीजन के प्रेशर का मान कितना है, 40 है। और उसके बाद ये जब यहाँ पर क्या है, ये आपकी फेफड़ों वाली धमनी है, यहाँ पर विऑक्सीकृत रक्त ये जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर क्या होता है, वायु कुपिका में, ये आपकी क्या है, वायु कुपिका है, ठीक है। इस वायु कुपिका के अंदर यहाँ तो क्या हो रहा है, अंतःश्वासित यानी आपका सांस जो है अंदर, यानी हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, और यहाँ से क्या हो रहा है, निश्वासित यानी ऑक्सीजन बाहर जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब यहाँ ये ऑक्सीजन जो है इधर आती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी वेन में आती है, सॉरी, तो क्या होता है, यहाँ से ये ऑक्सीकृत रक्त ले जाती है, ठीक है। और ये क्या करती है, आपका अनऑक्सीकृत रक्त लेकर के जाती है, ठीक। और इसमें कुपिकाओं में आने वाली वायु में
जो आपका प्रेशर है यानी आंशिक दाब जो होता है वो कितना हो जाता है आपका, वो आंशिक दाब जो है वो 104 मिलीमीटर Hg हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का मान जो है वो 40 मिलीमीटर Hg के बराबर हो जाता है। श्वसन झिल्ली के दोनों ओर उपस्थित गैसों के आंशिक दाब में अंतर होने के कारण श्वसनीय कला के पार गैसों का विसरण होता है। ठीक है, ये श्वसन झिल्ली के दोनों ओर उपस्थित गैसों के आंशिक दाब में अंतर होने के कारण श्वसनीय कला के पार गैसों का क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से होता है, यहाँ पर ये ट्रू है ना, ऑक्सीजन जो है वातावरणीय वायु 15.9, वायु कुपिका में 104, अनऑक्सीकृत रक्त 40 और ऑक्सीकृत रक्त कितना हो जाएगा 95 और उत्तक में कितना रहेगा 40। ये ऑक्सीजन की मात्रा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, आपको पता है कि पूरे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, तो 0.3 ठीक है। यहाँ पर वातावरणीय वायु जो है उसको आप 21% जो है अगर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वातावरण में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 21% होती है। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन वायु कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है 40, अनऑक्सीकृत रक्त में 45 और ऑक्सीकृत रक्त में फिर 40 और उत्तक में 45। ये एक चार्ट बना हुआ है जिससे कि पता चलता है कि वातावरण की तुलना में विसरण में कितनी गैसें जो हैं हमारे शरीर में रहती हैं। इस प्रकार फेफड़ों से उत्तकों में जाने वाले रुधिर में आपकी जो ऑक्सीजन की जो आंशिक दाब है वो कितना रहता है 95 है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 मिलीमीटर Hg के स्तर का होता है। उत्तकों में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 का उत्पादन होता रहता है, निरंतर होता रहता है। इसीलिए कोशिकाओं एवं उत्तकों में आने वाले ऑक्सीजनित रुधिर की तुलना में कोशिकाओं एवं उत्तकों के अंदर जो प्रेशर है, ऑक्सीजन का आंशिक प्रेशर जो है वो कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक होता है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप देखिए कि कोशिकाओं और उत्तकों में आने वाले ऑक्सीजनित रुधिर की तुलना में कोशिकाओं एवं उत्तकों के अंदर आपका जो आंशिक दाब है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का क्या होता है कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है ज़्यादा होता है। फलस्वरूप क्या होता है, ऑक्सीजन का विसरण रुधिर की कोशिकाओं में हो जाता है। ये देखिए, ये बताया था आपको पहले भी है ना, ये आपका जो है रुधिर ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो विसरित होकर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के द्वारा बाहर की साइड आ जाती है। इस प्रकार जैसे रुधिर उत्तकों की कोशिकाओं में बहता है उसमें ऑक्सीजन का जो है आंशिक दाब कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यह अनऑक्सीजनित रुधिर पुनः कहाँ जाता है, फेफड़ों में लाया जाता है तथा ऑक्सीजनित किया जाता है। फेफड़ों में जाकर के ये वापस से ऑक्सीजनित होता है। अब विसरण झिल्ली का जो है, अब यहाँ पर जो आप है इसको देखिए, आप अच्छी तरह से देखिए इस वाले में, ये आपकी ये आधारीय तत्व है, ये आपकी कुपिका की भित्ति है, ये पूरा एक कुपिका का आपका चित्र है। ठीक है, ये कुपिका की आपकी भित्ति है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपकी रक्त वाहिका ये वाली है। ठीक है, इसके अंदर ये आपको दिख रही है रेड रेड, ये क्या है आपकी लाल रक्त कणिकाएं जिनको आप कहते हैं, ये वो है ना। और ये क्या है, लाल रक्त कोशिका की अंतःकला है और यहाँ से क्या हो रहा है, वायु आ रही है और जा रही है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन कहाँ आएगी, ब्लड के अंदर आएगी और यहाँ से जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलेगी। तो विसरण झिल्ली का मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है। कुपिका की पतली शल्की उपकला, ठीक है, शल्की उपकला, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला और उनके बीच आधारित तत्व। ठीक है, ये आपकी हो गई शल्की उपकला, ये वाली आपकी क्या हो गई, शल्की उपकला हो गई। फिर उसने क्या बताया आपको, कोशिकाओं की अंतःकला। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, अंतःकला, और इसके बीच में यहाँ पे ये क्या भरा हुआ है आपका, ये सारा का सारा ये आधारीय तत्व कहलाता है। ठीक है, अब ये सहायक झिल्ली उपकला, इसकी पूरी संरचना बताइए कि सहायक शल्की उपकला होती है, आधारीय झिल्लिका और रक्त कोशिकाओं की अंतःकला की एकल परत द्वारा ये घिरी रहती है। ये इसके बारे में पूरी की पूरी इसका संरचना के बारे में बताया हुआ है। फिर इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है, इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन के कुपिकाओं से उत्तक और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्तकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। मतलब ये एक दूसरे के अंदर क्या करते हैं, विसरण करते हैं।
तो ये पूरी की पूरी आपकी गैसों की विनिमय जो है उसके बारे में आपको बताया गया था। और आज के जो 2 प्रश्न हैं आपके वो हैं, श्वसन झिल्ली में किस क्रिया द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है? श्वसन झिल्ली में किस क्रिया द्वारा, है ना। अभी आपको लास्ट में भी मैंने बताया कौन सी क्रिया द्वारा, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। दूसरा प्रश्न है, कूपिका में जो आंशिक प्रेशर O2 का और कार्बन डाइऑक्साइड का मान कितना होता है? ये आपको 2 प्रश्न करने हैं असाइनमेंट के रूप में। और आज हमने क्या पढ़ा, एक बार और अपन दोहरा लेते हैं कि गैसों के विनिमय के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन वो आपकी रक्त के अंदर जो है वो मिल जाती है, प्रेशर जो है वो आंशिक दाब जो होता है ऑक्सीजन का कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक हो जाता है। और साथ ही हमने पढ़ा कि जो आपका कूपिका है उसकी संरचना किस तरह की होती है, उसके अंदर शल की अंतःशल की परत होती है, उपकला की बाह्य परत होती है, बीच में आधारीय तत्व होता है और उसके अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। यानी गैसों का विनिमय कहाँ होता है? कूपिकाओं के अंदर होता है। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।